हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 40। इससे पहले इस कहानी के 39 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था जय जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने भी गाड़ी का गियर चेंज कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके भाई बेशक से उसे गलत समझ रहे हों, लेकिन वो गलत नहीं था अपनी जगह पर। बेशक से उसने गलती की थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए ही तो वो किट्टू को ढूंढ रहा था। और इस वक्त वो सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था और उसका गुस्सा भी एकदम से बढ़ता जा रहा था। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। किट्टू उसे मिल नहीं रही थी, तो वहीं किट्टू भी अपनी माँ को लेकर चुपचाप से रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई थी। और फिर उसने भी एक ऑटो किया, लेकिन उसे ऑटो मिल नहीं रहा था। वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो सड़क पर हाथ फैलाकर बार बार ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ऑटो उसके पास आकर रुक ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिरकार फिर एक ऑटो वाला आता है, किट्टू के पास आकर रुका और उसे देखने लगा। किट्टू भी उससे बात करने लगती है। तो वहीं रुद्र भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो उसे किट्टू और उसका ऑटो दिखाई देता है। और फिर किट्टू को देखकर रुद्र जोर से चिल्लाया, किट्टू किट्टू। किट्टू ने भी रुद्र की आवाज़ नहीं सुनी और फिर वो भी अपनी माँ को लेकर ऑटो में बैठ गई। और फिर ऑटो वहाँ से चला जाता है किट्टू और उसकी माँ को लेकर। उसके जाते ही रुद्र भी भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया तो उसकी टक्कर एकदम से नील से हो जाती है, लेकिन नील ने रुद्र का चेहरा नहीं देखा था और रुद्र भी जल्दी से भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसमें बैठ जाता है। नील ने भी हल्का सा पलट कर देखा और फिर थोड़ा गुस्से से चिल्लाकर बोला कि कुत्ते दिखाई नहीं देता है, शरीर से सांड हो गया है तो फिर क्या दूसरों से टकराता फिरेगा। नील को नहीं पता था कि उसकी टक्कर रुद्र से हुई है। तो वहीं रुद्र उसने भी जल्दी से गाड़ी के मिरर में देख लिया था कि उसकी टक्कर अभी नील से ही हुई है। वो भी खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला कि अच्छा हुआ नील ने मुझे यहाँ पर देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या क्या सोच लेता मेरे बारे में, पता नहीं और ज़्यादा गुस्सा आ जाता। इतना कहकर उसने भी जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर किट्टू के ऑटो को फॉलो करने लगता है। लेकिन तभी रेड लाइट होती है और फिर किट्टू का ऑटो रेड लाइट से आगे चला जाता है और रुद्र को अपनी गाड़ी वहीं पर मजबूर होकर रोकनी पड़ जाती है। रुद्र ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारा और फिर बोलता है कि क्यों यार, क्यों ये रेड लाइट अभी ऑन हो गई। रुद्र भी रेड लाइट की तरफ देख रहा था। वो एक एक सेकंड रुद्र कैसे काट रहा था बस रुद्र ही जानता था। रुद्र की आंखों से किट्टू का ऑटो एकदम से ओझल हो चुका था। रुद्र को इस वक्त अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसने एक बार फिर से 2-3 पंच अपनी स्टीयरिंग पर जोर से मार दिए। कुछ देर तक तो रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपनी गाड़ी में बैठा रहता है। उसे किट्टू के आंसू दिखाई दे रहे थे। किट्टू का मासूम सा चेहरा रुद्र को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा था। रुद्र ने भी अपनी आंखें खोली और फिर खुद से ही धीरे से बोलता है कि ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा कांड क्यों किया मैंने। तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और रुद्र ने भी अपनी गाड़ी जल्दी से स्टार्ट कर दी और आधे घंटे के बाद रुद्र ने भी गाड़ी बस स्टैंड के पास आकर रोकी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर ऑटो स्टैंड की तरफ गया और फिर उस ऑटो वाले को ढूंढने लगता है जिसमें किट्टू बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ पर सारे ऑटो एकदम से खाली थे। और तभी उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और उसे ऑटो का नंबर याद करने लगा और अब रुद्र उस ऑटो को ढूंढने लगता है जिसमें किट्टू बैठी हुई थी। और आखिरकार रुद्र ने उस ऑटो वाले को ढूंढ ही लिया था जिसमें किट्टू यहाँ पर आई थी। वो भी जल्दी से ऑटो वाले के पास गया और बोलता है कि इसमें अभी अभी एक लड़की और एक औरत बैठी हुई थी ना, वो कहाँ पर है, कहाँ पर छोड़ा है तुमने उन्हें। ऑटो वाले ने कहा कि उन्हें तो मैंने उतार दिया था साहब, वो तो बस स्टैंड के अंदर चली गई होंगी, लेकिन आप कौन है और उनके बारे में क्यों पूछ रहे। रुद्र भी सीधा बस स्टैंड की तरफ भागता हुआ बोलता है कि मैं उल्लू का पट्टा हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से भाग गया और फिर सीधा बस स्टैंड के अंदर पहुँचता है। लेकिन वहाँ दुनिया भर के बस खड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनके हाथ में अपना अपना लगेज था। अब उन सारे लोगों में किट्टू को ढूंढना तो घास में सुई ढूंढने के बराबर था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी सभी बसों के पास। लेकिन कम से कम रुद्र को ये तो पता था कि किट्टू और उसकी माँ यहीं पर ही मिलेगी। रुद्र अभी एक एक बस को अच्छे से देख रहा था। वो एक एक बस वाले के पास जाकर देखने लगता है, लेकिन किट्टू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वहीं किट्टू अपनी माँ को लेकर
जाकर एक बेंच पर बैठी हुई थी और शायद अपनी बस आने का इंतजार कर रही थी। किट्टू नहीं जानती थी कि रुद्र उसे फॉलो करता हुआ यहाँ तक आ गया है और वो कितनी देर से उसको ढूंढ रहा है, मगर वो तो अपने आंसू को बहाए जा रही थी। फिर भी उसके मन में एक घबराहट सी हो रही थी कि कहीं रुद्र उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए ना आ जाए। वो नहीं जानती थी कि रुद्र के मन में अभी क्या चल रहा है। उसे तो लगा था कि शायद रुद्र उसे पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में दे देगा और फिर अगर वो आज पुलिस में चली गई तो उसकी माँ का क्या होगा। किट्टू भी अपनी माँ को गले लगाए हुए बेंच पर बैठी हुई थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और तभी उसने भी अपने सामने रुद्र को देखा और फिर रुद्र को देखकर किट्टू एक बार फिर से कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो भरे हुए गले से खुद से बोलती है कि ये चाहते हैं क्या। किट्टू अब खड़ी हुई और फिर उसने भी अपने सर को अच्छे से कवर कर लिया ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख सके। उसने भी अब अपनी माँ को उठाया और फिर से बैग उठाकर बोलती है कि चलो माँ यहाँ से। किट्टू ने भी अपनी माँ को लेकर जैसे तैसे एक बस के पास जाने लगी कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है, हिमाचल जाने वाली बस जाने वाली है, जल्दी से जल्दी सभी यात्री जो हिमाचल जाना चाहते हैं कृपया करके अपनी अपनी बस में आकर बैठ जाइए। शायद ये किट्टू की ही बस थी। किट्टू भी अब जल्दी से अपनी माँ को संभालती हुई और अपने चेहरे को जैसे तैसे कवर करती हुई उस बस की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी माँ यानी कि सौम्या का हाथ रुद्र के हाथ पर लग गया। तो रुद्र ने भी बिना देखे ही कहा कि आई एम सॉरी और ये देखकर तो किट्टू की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने भी सौम्या को उस साइड से जल्दी से हटाकर दूसरी साइड कवर कर लिया और फिर चुपचाप से वहां से चली गई। तो वहीं रुद्र भी एकदम से खड़ा हुआ चारों ओर देख रहा था। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब किट्टू को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसे किट्टू अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन अगले ही पल उसने भी जल्दी से अपनी आंखें बंद करी और फिर उसने ये महसूस किया कि उसका हाथ अभी अभी किसी औरत से लगा था और शायद वो किट्टू की माँ ही थी। हालांकि रुद्र ने कभी भी किट्टू की माँ को ध्यान से नहीं देखा था, ना ही वो कभी उनसे बात करने के लिए गया था। लेकिन फिर भी रुद्र का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था और इसीलिए वो भी अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। उसने भी जल्दी से पलट कर पीछे देखा, लेकिन अब ना जाने उसे किट्टू कहीं भी दिखाई ही नहीं देती है और ना ही सौम्या उसे दिखाई देती है। रुद्र इधर उधर भागकर किट्टू और सौम्या को ढूंढ रहा था और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि किट्टू किट्टू किट्टू, जो कि अपनी माँ को लेकर बस में बैठ गई थी। उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे जैसे उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी वैसे ही उसका दिल तो अब जैसे धड़कना ही बंद कर गया था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं रुद्र उसके तक ना आ जाए उसे ढूंढते हुए। किट्टू की आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया था और वो कुछ भी करके बस यहाँ से चुपचाप से चली जाना चाहती थी हमेशा के लिए। वो भी अपनी माँ को लेकर चुपचाप से बैठी रहती है और तभी उसकी माँ ने कहा कि किट्टू तुम्हें कोई बुला रहा है, देखो कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है। किट्टू ने भी ना आंखों से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि नहीं माँ, कोई भी नहीं बुला रहा है, मुझे कोई भी नहीं बुला रहा है। इतना कहकर उसने भी अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लगती है। जहाँ पर किट्टू को एक सहारे की ज़रूरत थी वहाँ किट्टू अपनी माँ को पल पल सहारा बनती जा रही थी, अपनी माँ को सहारा दे रही थी और आखिरकार किट्टू की बस भी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही किट्टू की बस स्टार्ट हुई किट्टू ने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि अब वो हमेशा के लिए रुद्र से दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए वो यहाँ से चली जाएगी। रुद्र को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी सीधा वहां पर गया जहां पर बस की सीट बुकिंग होती थी। उसने भी वहां पर बैठे हुए गार्ड की तरफ देखा और कहा कि मुझे अंदर जाना है अभी के अभी। गार्ड बोलता है कि सर ऐसे नहीं जा सकते हैं आप, यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं। रुद्र ने भी अगले ही पल गार्ड का गला एकदम से पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि अंदर जाना है मुझे, मतलब अंदर जाना है, समझा। तो गार्ड भी अब रुद्र के ऑरे से थोड़ा सा डर गया था और फिर उसने भी चुपचाप से हल्का सा दरवाज़ा खोल दिया और रुद्र ने भी गार्ड का गला एकदम से छोड़ दिया और फिर रुद्र जल्दी से उस कैबिन के अंदर चला गया जहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और फिर सिस्टम पर अपनी उंगलियों को चलाकर टिकट को बुक कर रहे थे। रुद्र ने भी सबकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है कि कात्यायनी पुरोहित और सौम्या, इन दो नाम की टिकट कौन सी बस में बुक हुई है, जल्दी से जल्दी मुझे अभी के अभी बताओ। यह सुनकर सबने हल्का सा पलट कर पीछे देखा और फिर सब रुद्र को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक तो रुद्र को बस सब ऐसे ही देखने के बाद उन्होंने भी जल्दी से अपनी गर्दन घुमा ली और फिर से अपने सिस्टम पर काम करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने रुद्र के पूछने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, अगले ही पर रुद्र ने अपनी बैग से गन निकाली और फिर उसे हल्का सा लोड किया और लोड की आवाज़ सुनकर तो सबने फिर से पलट कर रुद्र की तरफ देखा। तो रुद्र बहुत ही गुस्से से बोलता है कि मेरे हाथों से कोई ना कोई तो आज मारा जाएगा। अब जिसको अपनी जान प्यारी है तो फिर अपने अपने काम पर लग जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे अभी के अभी
भी बता दो कि कात्यायनी पुरोहित और सौम्या इन दो नाम की टिकट कौन सी बस में बुक हुई है, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे। अब उन लोगों ने भी रुद्र की बात मान ली थी और जल्दी जल्दी से सिस्टम पर उंगलियां चलाने शुरू कर देते हैं। और तभी एक आदमी ने कहा कि सर, हिमाचल की बस में है वो दोनों। रुद्र एकदम से बोलता है कि बस नंबर बताओ। वो आदमी भी सिस्टम पर टिक टॉक कर रहा था और लेकिन उसे भी अब बस नंबर नहीं मिल रहा था। और तभी उसका लैपटॉप एकदम से हैंग हो गया था और रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा कि बस का नंबर पूछ रहा हूँ तुमसे, सुनाई देना बंद हो गया है क्या? वो आदमी भी थोड़ा सा डरते हुए कांपती हुई आवाज में बोलता है कि सर वो लैपटॉप हैंग हो गया है, मेरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हिमाचल की 4 बस अभी अभी निकली है यहाँ से। रुद्र ने भी ना ज़्यादा वक्त वहाँ पर गवाया, वो भी जल्दी से अपनी गन अपनी जेब में रखता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है। उसने भी हिमाचल का मैप सेट किया हुआ था और गाड़ी दौड़ा दी थी। 4 बस में से किट्टू कौन सी बस में थी ये उसे नहीं पता था। तो बस इतना तो पता चल गया था कि अब किट्टू है जो वो हिमाचल जा रही है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे 2 बस भी दिखाई दे गई थी, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से वो उन 2 बस तक नहीं पहुंच पाया था। और तभी उसने किसी को कॉल किया और बोला कि जय, ये जो बसें हिमाचल जाती है ना, ये कहीं भी रुकती हैं क्या? तो जय बोलता है कि हाँ सर, कोई भी बस कहीं भी रुक जाती है तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही रुक सकती होगी। तो रुद्र ने पूछा कि अच्छा, और कब रुकेगी, कहाँ पर रुकेगी? जय ने कहा कि सर, आपको किट्टू मिल गई है क्या? तो रुद्र बोलता है कि हाँ, वो हिमाचल की किसी बस में बैठी हुई है और हिमाचल की 4 बस अभी मेरी गाड़ी के आगे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर रुकेंगी और किस स्टेशन पर कितनी देर रुकेंगी। जय ने भी अब अपने फ़ोन में कुछ कैलकुलेट किया और बोलता है कि सर 2 घंटे के बाद पहला ढाबा आएगा, हो सकता है वहाँ पर ही रुके, एक ना एक बस तो ज़रूर रुकेगी वहाँ पर, आप चेक कर लेना। तो रुद्र बोलता है कि ठीक है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया और वहीं अपनी गाड़ी के बराबर वाली सीट पर फेंक दिया और फिर गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ा दी थी। और आखिरकार 2 घंटे के बाद ड्राइव करने के बाद सबसे पीछे वाली बस एक ढाबे पर आकर रुकती है। रुद्र को थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किट्टू और सौम्या इसी बस में है क्या या फिर दूसरी बस में है। वो भी अब जल्दी से अपनी कार से उतरा और फिर सीधा गाड़ी से बाहर आ जाता है और उस बस में एक एक करके सभी पैसेंजर को उतारने लगते हैं, लेकिन किट्टू और सौम्या वहाँ पर अभी नहीं उतरी थी। जब वो बस पूरी तरह से खाली हो गई तो रुद्र भी भागता हुआ अंदर गया और फिर उसने देखा तो किट्टू और सौम्या दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं था। रुद्र भी अब वापस से अपनी गाड़ी में आ गया और फिर उसने भी गाड़ी स्टार्ट करी और फिर से हिमाचल का रूट ले लिया दूसरी बस में चेक करने के लिए। तो रुद्र भी अब ड्राइव कर ही रहा था, मगर उसका दिमाग अभी भी बहुत ज़्यादा तेज से चल रहा था। उसने भी 3 बसों में से एक बस को तो देख ही लिया था, उसमें किट्टू और सौम्या नहीं मिली थी, बची 3 बस थी। अब रुद्र को उन्हीं में ही देखना था, जरूर उसी में ही किट्टू मिल जाती उन्हें। तभी रुद्र का फ़ोन फिर से रिंग होता है। रुद्र ने फ़ोन देखा तो नील का कॉल आ रहा था। रुद्र ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन नील भी अब मानने वाला नहीं था। वो बार बार रुद्र को कॉल कर रहा था और आखिरकार रुद्र भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हुए फ़ोन को रिसीव करता है और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि कहो नील, क्या बात है? तो नील ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि है कहाँ पर तुम, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, कहाँ पर है? पापा भी 2 बार फ़ोन कर चुके हैं और पूछ चुके हैं तुझे, क्या कहूँ मैं उन्हें, बता मुझे कहाँ पर है तू? तो रुद्र बोलता है कि किसी मीटिंग के सिलसिले से बाहर आया हूँ मैं। तो नील ने कहा कि क्या बात है, इतना रायता फैलाने के बाद तेरा दिमाग इतना शांत भी रहता है क्या कि तू मीटिंग करने के लिए चला गया? सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग है तेरा, वाह, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। रुद्र बोलता है कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में अलग अलग रखता हूँ। नील ने भी कहा कि तुझे बिल्कुल भी अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है ना रुद्र? रुद्र भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है जो मैं पछताऊंगा। इतना कहकर रुद्र ने भी फ़ोन को कट कर दिया, जबकि रुद्र का चेहरा साफ बता रहा था कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा पछता रहा है, लेकिन अपने भाइयों के सामने अकड़ भी तो उसे दिखानी थी। और फिर यही एक चीज़ थी रुद्र के अंदर जो अपने भाइयों से बिल्कुल उसे अलग करती थी कि वो जब कुछ गलत करता था तो सबके सामने आता था और जब कुछ अच्छा करता था तो वो किसी को भी पता नहीं चलने देता था। वो अपनी अच्छाई को कभी दूसरों को नहीं दिखाता था। वहीं एक बार फिर से रुद्र का फ़ोन रिंग होता है। तो रुद्र ने फ़ोन देखा तो नील का ही कॉल फिर से आ रहा था। रुद्र ने फिर से फ़ोन उठाकर कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो फ़ोन करके। नील बोलता है कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं तुझे, बस पूछ रहा हूँ कि कब तक घर आएगा। रुद्र ने भी टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। रुद्र ने भी फ़ोन की तरफ देखा और फिर एकदम से बोलता
बोलता है कि सुबह ही आ पाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो तुम, बच्चा नहीं हूँ मैं, बड़ा हो गया हूँ। नील बोलता है कि बच्चा ही है, तेरा भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझा तू, क्या पता कौन सा कांड करके कब आ जाए घर पर। पापा 2 बार पूछ चुके हैं मुझसे, क्या बोलूँ मैं उन्हें, कौन से प्रोजेक्ट में बिजी है तू, बता मुझे, कौन सी मीटिंग में गया है तू, मैं वही बता दूंगा पापा को। कुछ सोचकर रुद्र बोलता है कि पापा से बोल देना कि मिस्टर पटेल के साथ मीटिंग है मेरी। इतना कहकर उसने भी फोन को फिर से कट कर दिया। तो वहीं नील भी अपने फोन की तरफ ही देख रहा था और तभी जय का कॉल आता है। तो नील ने कहा कि किट्टू मिली क्या? जय ने कहा कि नहीं सर, मिली नहीं है, पर मैं ढूंढ लूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नील तो बहुत ज्यादा थक गया था, उसने भी किट्टू को बहुत ज्यादा ढूंढा था, लेकिन अब उसे जय पर सब कुछ छोड़ दिया था। तो वही रुद्र अभी तक थका नहीं था, वो अभी भी किट्टू को ढूंढने में ही लगा था। शायद नील के इंसानियत से ज्यादा रुद्र का जुनून था किट्टू को ढूंढना, और फिर इसीलिए उसने किट्टू को लगभग ढूंढ ही लिया था। और आखिरकार रुद्र ने भी रात के 1 बजे एक ढाबे पर अपनी गाड़ी आकर रोकी, क्योंकि वहां पर 2 बस हिमाचल की रुकी हुई थी। रुद्र ने भी जल्दी से उन दोनों ही बस को अच्छे से चेक किया, लेकिन किट्टू उन दोनों ही बस में नहीं थी। रुद्र का दिमाग अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा था, क्योंकि उसे 3 बस में किट्टू नहीं मिली थी। अब वो समझ गया था कि हो ना हो अब जो आखिरी बस है किट्टू उसी में ही होगी। रुद्र ने भी वहां से एक पानी की बोतल खरीद ली और फिर गाड़ी के पास आ गया। उसने बोतल खोलकर पानी अपने मुंह में मारा और फिर उसको हल्की हल्की सी नींद भी आ रही थी, उसे अभी बहुत ज्यादा ड्राइव भी करनी थी। वहीं बस में किट्टू आराम से बैठी हुई अपने माँ को गले लगाकर कुछ सोच रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए हुए कल रात के बारे में हर बात को सोचने लगती है, और तभी उसे वो पल एकदम से याद आ जाता है कि जब कांस्टेबल ने उसे थप्पड़ मारा था। किट्टू की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर उसने देखा तो सौम्या आराम से सो रही थी। किट्टू ने भी अपनी माँ का एकदम से शॉल अच्छे से कवर कर दिया और फिर से अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन, बस उसकी माँ ही उसका सारी चीजें थी। जब जब वो आगे बढ़ने की सोचती थी तब तब उसकी किस्मत बस 2 कदम उसे पीछे हटा देती थी। तो वहीं रुद्र भी अपनी गाड़ी में बैठ गया था और फिर उसने भी गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी एकदम से तेज स्पीड के साथ भगा दी, लेकिन अब उसे चौथी बस दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार सुबह के 4 बजे रुद्र को किट्टू की बस दिखाई दे जाती है। रुद्र ने भी सोचा कि वो गाड़ी की बस से आगे के लिए निकल जाएगा, लेकिन वहाँ और भी गाड़ियां चल रही थी, जिसकी वजह से रुद्र किट्टू की बस तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब रुद्र उस बस को जैसे तैसे ढाबे पर रोकने का इंतजार करने लगता है और फिर आखिरकार सुबह के 6 बजे जब हल्की हल्की सी रोशनी हो गई थी तो वो बस एक ढाबे पर आकर रुक जाती है। रुद्र ने भी अपनी गाड़ी उसी ढाबे पर आकर रोक दी और फिर उसने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर से बस को देखने लगता है। उस बस से पैसेंजर धीरे धीरे उतर रहे थे। रुद्र की नजरें तो अब बस के पैसेंजर पर ही टिकी थी कि कब किट्टू भी अब बस से नीचे उतरेगी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा वेट कर लिया था। रुद्र को किट्टू दिखाई नहीं दे रही थी। अब रुद्र का दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। उसने भी एकदम से याद किया तो उसने भी पिछले 3 बस को बहुत अच्छे से देख लिया था। तो हो ना हो किट्टू इसी बस में ही होगी, और अगर वो इसी बस में है तो फिर अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरी। सोचने लगता है कि अगर इसमें किट्टू नहीं है तो कहीं उन सभी एम्प्लॉयज ने रुद्र को गलत बस के बारे में तो नहीं बता दिया। अब तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा। रुद्र ने भी अपना फोन निकाला और फिर कुछ चेक करने लगता है। फिर उसने बस की तरफ देखा और फिर से अपना फोन चेक करने लगता है, और उसी वक्त किट्टू बस से नीचे उतर आती है। तो रुद्र ने भी ध्यान नहीं दिया और अपने फोन को चेक किया और फिर जेब में रख लिया। जल्दी से बस के अंदर चला गया। उसने बस में देखा तो 3-4 लोग बैठे हुए थे और उन्हीं में ही सौम्या, जो कि खिड़की की तरफ अच्छे से कवर होकर बैठी हुई थी। रुद्र ने भी सौम्या की तरफ देखा, लेकिन सौम्या का चेहरा आधा ढका हुआ था, जिस वजह से रुद्र उसे पूरा चेहरा नहीं देख पाता है। तो रुद्र को अब खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने सोच लिया था कि शायद अब वो किट्टू को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, और इसी वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा था। पूरी रात ड्राइव करने के बाद भी उसकी सारी मेहनत उसे एकदम से खराब होती हुई नजर आ रही थी। रुद्र कुछ देर के लिए तो वहीं सीट पर ही आकर बैठ गया था और फिर उसने अपने दोनों ही हाथों अपने सिर पर रख लिए थे। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसने खुद से ही कहा कि ऐसे नहीं होगा रुद्र, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बार और तू कर सकता है रुद्र, उठ, तुझे करना ही पड़ेगा। तूने न जाने कितनी ही ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तूने मरे हुए प्रोजेक्ट को भी जिंदा किया है, तूने गए हुए को भी वापस खींचा है, तो तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है रुद्र, इतनी जल्दी तू हार नहीं मान सकता है। इतना कहकर रुद्र भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसने एक बार फिर से बस में नजरें घुमाई, लेकिन उसने सौम्या को नहीं पहचान पाया था। फिर वो वापस से बस से बाहर उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर बस से उतरने को हुआ कि सामने किट्टू खड़ी हुई थी और किट्टू के हाथ में एक चाय का कप था और फिर एक हाथ में बिस्किट रखे थे।
तो शायद वो अपनी माँ के लिए चाय और बिस्कुट लेने के लिए नीचे गई थी। किट्टू ने रुद्र को देखा तो उसकी आंखें अपने आप ही एकदम से भीग गई थी और हैरानी से बड़ी हो गई थी। रुद्र अभी किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जाकर उसकी चैन की सांस आई थी। किट्टू का पूरा चेहरा लाल था, आंखें भी एकदम से सूजी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि किट्टू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किट्टू रुद्र की तरफ देखकर एकदम से कांपने लगती है। उसके हाथ से चाय और बिस्कुट दोनों ही छूट जाता है। चाय गर्म थी और वो सीधा किट्टू के पैर पर आकर लगती है, लेकिन किट्टू ने भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो जलन उसके डर से बहुत ही ज्यादा छोटी थी। किट्टू के हाथ पैर तो एकदम से कांपने लगे थे और फिर वो भरे हुए गले से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि सॉरी सर, सर मैं सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रुद्र तो अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था और फिर वो एक राहत की सांस ले रहा था और किट्टू की तरफ ही देखता रहता है। फिर वो बस से पूरी तरह से नीचे उतर गया था। किट्टू एक कदम पीछे हटकर अपने हाथ जोड़कर फिर से रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि सर मैंने भैया से बस 4,000 रुपये उधार लिए थे, मैंने और कुछ भी नहीं लिया है, भैया से वापस कर दूंगी सर, सारे पैसे वापस कर दूंगी, आई एम सॉरी सर। रुद्र ने भी किट्टू की एक बात नहीं सुनी और उसकी बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचता हुआ गाड़ी के पास लेकर आ गया। और किट्टू, जो कि रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी, वो धीरे से बोलती है कि सर मैंने फाइल नहीं चुराई है सर, प्लीज मेरी बातों पर यकीन करिए, फाइल आपके कैबिन में ही है सर, आप नील भैया से पूछिए ना प्लीज, उन्हें लेटर भी मिल गया है सर, प्लीज आप जाकर उनसे बात कर लीजिए, आई एम सॉरी सर, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बात तो सुनिए सर, सर 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 प्लीज। किट्टू सर सर कर रही थी और रुद्र, जो किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था और वो मन ही मन बोल रहा था कि किट्टू, इतना तो मैं किसी के पीछे नहीं भागा हूँ मैं जितना कि आज तुम्हारे पीछे भागा हूँ, सच कहता हूँ तुम कोई नहीं हो, मेरी कोई भी नहीं लगती हो, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, उसके बाद भी तुमने रुद्राक्ष प्रताप सिंह को पूरी रात एकदम से अपने पीछे भगाया है, पूरी रात मेरी खराब करी है तुमने। तो वहीं किट्टू रुद्र की तरफ देखकर कांप रही थी। रुद्र ने बहुत ही प्यार से कहा कि रिलैक्स किट्टू, और फिर किट्टू भी थोड़ा सा डरती हुई बोलती है कि सर प्लीज प्लीज पुलिस में मत देना मुझे सर, माँ खुद का ख्याल नहीं रख सकती है मेरी, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, आप तो बहुत ज्यादा अमीर है ना सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा तरस खाइए मुझ पर। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गिड़गिड़ाने से रुद्र को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि रुद्र का दिल तो किट्टू की तरफ देखकर एकदम से पसीज रहा था। वो समझ गया था कि उसके जरा सा गुस्से से किट्टू को अंदर तक कितना ज्यादा डरा देता है। तो रुद्र ने भी अपना एक हाथ किट्टू की तरफ धीरे से बढ़ाया तो किट्टू भी रुद्र से थोड़ा सा पीछे हटकर बोलती है कि सर मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी सर, प्लीज माफी मांग तो रही हूँ ना मैं आपसे, प्लीज माफ कर दीजिए, ज्यादा पैसे नहीं लिए हैं मैंने, सिर्फ 4,000 रुपये ही मांगे थे भैया से, मैं वापस कर दूंगी, प्लीज सारे पैसे वापस कर दूंगी। रुद्र ने भी किट्टू से फिर से कहा कि मैं कह रहा हूँ ना रिलैक्स। इतना कहकर उसने भी किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर थोड़ा सा अपने करीब खींच लिया और अगले ही पल किट्टू बेहोश हो गई और फिर उसने भी अपना सर रुद्र के सीने पर रख लिया। रुद्र के दिल की धड़कनें तो अब एकदम से बढ़ गई थी। जैसे ही किट्टू के सिर उसके सीने से लगता है, उसने भी हल्का सा नजर नीचे करके देखा तो किट्टू बेहोश हो चुकी थी। रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि चलो अच्छा ही है कि ये बेहोश हो गई। फिर उसने भी किट्टू को अपनी गोद में उठाया और फिर गाड़ी की फ्रंट सीट पर लाकर बैठा दिया और फिर वापस से बस के अंदर गया और फिर उसने सौम्या को जगाते हुए कहा कि उठिए मिस पुरोहित, उठ जाइए, उठिए ना। तो सौम्या भी दो ही आवाज में उठकर बैठ जाती है और वो भी रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि आप कौन है, मेरे किट्टू कहाँ पर है, नरेन आ गए क्या, नरेन आ गए, मेरी किट्टू नरेन को लेने गई है, तुम्हें नरेन ने भेजा है ना मेरे पास मुझे लाने के लिए। तो रुद्र बोलता है कि नरेन अभी नहीं आए हैं, चलिए आपको किट्टू के पास लेकर चलता हूँ। तो सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र के साथ जाने को हुई कि फिर वो एकदम से बोलती है कि मगर मेरा बैग भी तो है ना। रुद्र ने भी बैग उठा लिया और बोलता है कि चलिए मिस पुरोहित। सौम्या ने भी हल्के से मुस्कुरा कर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रही है मिस पुरोहित। सौम्या ने भी मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा और कहा कि नरेन भी मुझे मिस पुरोहित ही कहते थे। रुद्र का दिल एक बार फिर से हल्का सा बेचैन हो जाता है। उसे भी खासकर किसी के दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से समझ रहा था कि सौम्या तहे दिल से अपने पति का इंतजार कर रही और सच में वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। रुद्र बोलता है कि प्लीज मिस पुरोहित चलिए अब। सौम्या भी रुद्र के साथ उसकी गाड़ी के पास आ गई थी और रुद्र ने भी सौम्या को बैक सीट पर आराम से बैठाया और फिर बैग भी वहीं पर रख दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। किट्टू जब अपने घर पहुंचती है तो उसके घर में सोमनाथ और अशोक दोनों ही बैठे हुए थे। उसे देखकर तो किट्टू का दिल अब जोरों से धड़कने लगता है। उसने भी अपनी माँ की तरफ देखा जो कि एक कोने में बैठी हुई थी और फिर वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। किट्टू भी भागते हुए अपने माँ के पास आती है और फिर उसने भी सोमनाथ की तरफ देख
देखा और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि क्यों आए हैं आप यहाँ पर, क्यों आए हैं, हमें बख्श क्यों नहीं देते हैं, छोड़ दीजिए ना, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं आप। सोमनाथ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि अरे ऐसे कैसे बख्श दूँ मैं तुझे, तुम तो मेरे बहुत काम की चीज़ हो, बहुत ज़्यादा काम की, तुम्हें कैसे बख्श सकता हूँ मैं। याद है मैंने तुम्हें रुद्र के कमरे में भेजा था और फिर तुम कुछ भी नहीं करके आई थी, कुछ भी तुम नहीं कर पाई थी उसके साथ, और तो और तुमने अपनी चालाकी की वजह से रुद्र को ही बचा लिया था, लेकिन अब नहीं बचा पाओगी तुम उसे, कभी भी नहीं बचा पाओगी, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। किट्टू बोलती है कि मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, कोई भी काम नहीं। सोमनाथ भी काफी ज्यादा गुस्से में किट्टू की तरफ घूर रहा था। उसने अशोक की तरफ देखा और फिर अशोक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने सीधा किट्टू की माँ का आंचल पकड़ लिया और ये देखकर तो किट्टू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। वो भी अपनी माँ के आंचल को जल्दी से खींच रही थी और फिर एक तरफ से अशोक चौहान उसकी माँ के आंचल को खींच रहा था। अशोक बोलता है कि तुम्हारी माँ बेशक से पागल है, लेकिन है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को देखकर तो किसी का भी मन एकदम से ललचा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम ना सही तो तुम्हारी माँ ही सही, इसी से ही काम चला लूंगा मैं। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे साथ सब चीज करनी चाहिए या फिर तुम्हारी माँ के साथ करनी चाहिए। अरे तुम मुझे अपना बाप क्यों नहीं मान लेती हो, प्लीज मान लो ना अपना बाप, मैं तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। है तो तुम्हारी माँ की जरूरत ही ना। यह सुनकर तो किट्टू की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और वो भी अपने माँ के आंचल को छुड़ाने लगती है और तभी किट्टू की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ को मार देगा वो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी माँ के साथ गलत कुछ भी मत करना, कुछ भी मत गलत करना, वो मेरी माँ के साथ गलत करेगा, मेरी माँ के साथ वो सब कुछ कर देगा। रुद्र जो कि अभी वहीं कमरे के सोफे पर लेटा हुआ था, किट्टू की चीख सुनकर रुद्र भी जल्दी से किट्टू के पास बेड पर आ जाता है और फिर किट्टू जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई कांप रही थी, रुद्र ने जैसे ही उसे अपना हाथ लगाया तो किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा और मारना शुरू कर दिया। किट्टू जो रुद्र को मारती हुई बोलती है कि छोड़ो छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ दो प्लीज, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, वो पागल है, प्लीज छोड़ दो मेरी माँ को। किट्टू की आंखें अभी भी बंद थी, शायद अभी भी वो अपने सपने में ही ये सारी चीजें देख रही थी। तो वहीं रुद्र भी अब किट्टू की बाजू को पकड़कर हिलाता हुआ बोलता है कि किट्टू किट्टू होश में आओ, किट्टू होश में आओ, तुम ये क्या कर रही हो, होश में आओ किट्टू, ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन किट्टू भी अपने होश में नहीं आ रही थी, वो तो कंटिन्यू बस ऐसे ही डर रही थी। उसने भी रुद्र के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहा कि छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी माँ को, क्या कर रहे हो ये तुम, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ दो, मैं मार दूंगी तुम्हें, छोड़ दो मेरी माँ को, मेरी माँ बहुत ही ज्यादा लाचार है, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मेरी माँ को। रुद्र ने भी कसकर किट्टू को अपने सीने से लगा लिया और फिर अपनी पकड़ कस दी। उसने भी किट्टू की कमर को हल्का हल्का सा सहलाते हुए बोला कि किट्टू सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है किट्टू, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, देखो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को। किट्टू भी धीरे धीरे अब शांत हो गई थी। जब रुद्र को महसूस हो गया कि किट्टू पूरी तरीके से अब शांत हो गई है तो उसने भी किट्टू को आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को बहुत ही प्यार से हटाकर बोलता है कि सच में किट्टू, सच में कितना ज़्यादा दर्द है इस लड़की की ज़िंदगी में, सच में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। उसने किट्टू को अच्छे से कवर कर दिया और फिर कुछ देर तक तो उसके बालों को ही सहलाता रहता है और किट्टू का डरना थोड़ा सा अब कम हो गया था और अब वो कांप भी नहीं रही थी, वो आराम से अब सो रही थी। रुद्र को जब यकीन हो गया कि किट्टू पूरी तरीके से नींद में चली गई है तो वो भी अब दोबारा से बेड से उठकर एक दूसरे कमरे में गया जहाँ पर सौम्या एक कोने में बैठी हुई थी और रुद्र बोलता है कि मिस पुरोहित। सौम्या ने भी अब रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी अब सौम्या के पास आ जाता है और फिर सौम्या जो डर जाती है और वो भी धीरे से पीछे हट गई थी। रुद्र भी अपने पंजों के बल बैठा और बोला कि चलिए मिस पुरोहित खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना, चलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। तो सौम्या ने भी धीरे से कहा कि और किट्टू वो खाना नहीं खाएगी क्या, वो कहाँ पर है, मेरी किट्टू को मेरे पास लेकर आओ। तो रुद्र बोलता है कि उसे भी खाना खिला दूंगा, अब चलिए आप पहले आप खाना खा लीजिए। इतना कहकर उसने भी सौम्या की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर सौम्या ने भी अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और फिर वो बहुत ही प्यार से बोलती है कि पता है नरेन क्या कहते थे। रुद्र ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि बताइए ना क्या कहते थे आपके नरेन, बताइए वो क्या कहते थे। सौम्या अब रुद्र के साथ एकदम से उठ जाती है और बहुत ही प्यार से बोलती है कि नरेन कहते थे कि उनका एक बेटा होगा, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे सवाल थे। नरेन कहाँ पर है, अगर है तो वापस क्यों नहीं आता है, और अगर
नहीं है तो फिर किट्टू अपने पापा को वापस लाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहती है। और सौम्या क्या वो नरेन से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसकी याद में सच में पागल हो गई। रुद्र के पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। फिलहाल तो वो किट्टू की हेल्प करना चाहता था और उसकी दिमागी हालत को ठीक करना चाहता था ताकि उसका गिल्ट कम हो सके। और वो सौम्या को लेकर बाहर आ जाता है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठाता हुआ बहुत प्यार से बोलता है कि मिस पुरोहित आप बैठिए और आराम से खाना खा लीजिए। सौम्या बोलती है कि मुझे किट्टू खाना खिलाती है। रुद्र बोलता है कि आज आप मेरे हाथों से खाना खा लीजिए, किट्टू सो रही है ना, इसीलिए वो आज आपको खाना नहीं खिला पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सौम्या भी बहुत प्यार से बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बार बार गरम गरम हो रही है। उसकी तबीयत ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोई थी ना। मैंने पूछा था वो क्यों रो रही है, मगर उसने मुझे कहा कि दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है और इस दुनिया में सब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है और फिर अब रुद्र का दिल तो जैसे एकदम से पसीज गया था। रुद्र की जरा से गुस्से की वजह से किट्टू पर क्या कुछ हो गया था, क्या कुछ नहीं बीती थी। रुद्र ने कहा कि इसीलिए तो वो रो रही है और अब वो आराम से सो रही है ना, क्योंकि वो बीमार है ना, तो फिर अब ना बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। अब आप बस अच्छे से खाना खा लीजिए। सौम्या थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि तो फिर मैं किट्टू के हाथ से खाना खाती हूँ, मैं खुद से खाना नहीं खा पाऊंगी ना, तो फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा। इतना कहकर उसने भी अपने सामने रखी हुई प्लेट सरका दी और फिर रुद्र जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था उसने भी सौम्या की थाली को अपने पास हल्का से खिसकाया और फिर रोटी का एक बाइट तोड़कर सौम्या की तरफ प्यार से बढ़ाते हुए बोलता है कि मिस पुरोहित आप आज मेरे हाथों से खाना खा लीजिए, मैं भी आपको किट्टू जैसे ही खाना खिलाऊंगा। अब सौम्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र बोलता है कि अरे अभी आपने कहा था ना कि मिस्टर नरेन कहते थे कि उनका मेरे जैसा बेटा होगा, आप मुझे अपना बेटा समझ लीजिए, अब तो आप खाना खा सकती हो ना। ये सुनकर तो सौम्या के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी रुद्र के हाथों से खाना खा लिया था और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने भी शायद अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आज तक कभी भी इतना नहीं किया होगा जितना उसने आज सौम्या के लिए कर दिया था। अपने हाथों से सौम्या को खाना खिलाता रहता है और खाना खाने के बाद सौम्या बहुत ही प्यार से बोलती है कि मुझे किट्टू के पास सोना है। रुद्र बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप दवाई भी तो खाती हैं ना, तो फिर आपकी दवाई कहाँ है। सौम्या बोलती है कि वो तो मेरी बैग में होगी। रुद्र ने कहा कि अच्छा आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी आपकी दवाई लेकर आता हूँ, कहीं भी जाइएगा मत। सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र भी चेयर से उठता है और उसने जय की तरफ देखा जो कि हाथ बांध कर वही सब खड़ा होकर देख रहा था। वो बोलता है कि जय तुम भी खाना खा लो और मिस पुरोहित का ध्यान रखना। जय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र उठकर कमरे के अंदर चला गया। उसने किट्टू का बैग टटोला, उसमें कुछ खास नहीं था, बस 2-4 जोड़ी कपड़े थे किट्टू के और कुछ सौम्या के कपड़े थे और बाकी की सब दवाइयाँ रखी हुई थी। उसने भी दवाइयों की पन्नी निकाली और फिर उसे एक साइड पर रख दिया और फिर वापस से वहाँ से जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुक गया और फिर वो वापस से पलटा। उसने किट्टू के बैग में कुछ फोटोग्राफ्स देखी। रुद्र ने वो फोटोग्राफ्स एकदम से उठा ली और वो उन्हें देखने लगता है। वो फोटोग्राफ किसी और की नहीं थी, नरेन और सौम्या की थी, शायद शादी के वक्त की थी उन दोनों की वो सारी तस्वीरें। रुद्र भी नरेन की तरफ ही देखता रहता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। नरेन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। रुद्र बोलता है कि नो डाउट किट्टू के पापा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं। रुद्र ने भी अपना मोबाइल निकाला और नरेन की 2-3 पिक खींच ली और फिर वो फोटोग्राफ्स वापस से उसके बैग में रख दी। उसी बैग में रखने के बाद रुद्र को कुछ पेपर्स मिलते हैं। उसने वो पेपर्स उठाए तो देखा, एकदम से वो हैरान हो गया था। वो नरेन और सौम्या के डाइवोर्स के पेपर थे। अब तो रुद्र का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किट्टू की लाइफ में हो क्या रहा है। उन पेपर के हिसाब से तो नरेन ने सौम्या को आज से 20 साल पहले ही डाइवोर्स दे दिया था, तो फिर सौम्या नरेन का इंतज़ार कैसे कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।